इसके बाद अदर सोर्सेज में जो तीसरा पॉइंट है वो है इंटरनेशनल कॉमिटी। इंटरनेशनल कॉमिटी, आप वर्ड समझ रहे होंगे, फ्रेटर्निटी की बात हो रही है, भाईचारे की बात हो रही है, सौजन्यपूर्ण व्यवहार की बात हो रही है, ठीक है, ब्रदरहुड। तो इंटरनेशनल कॉमिटी से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स निकल के आते हैं, जो उससे रिलेटेड जो भी रूल्स हैं, वो भी इंटरनेशनल कॉमिटी खुद ही एक इंटरनेशनल लॉ है, ठीक है। आपसी भाईचारा ही एक लॉ है। अगर हम देखें, हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो आर्टिकल 51 जिसमें इंटरनेशनल रिलेशंस बात होते हैं, तो उसमें आता है ये कि भाईचारा पूर्ण सौजन्यपूर्ण व्यवहार बनाए रखें, कॉमिटी, इंटरनेशनल कॉमिटी, इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी खुद में ही इंटरनेशनल लॉ है, ठीक है, कि वो इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी होनी चाहिए, सभी भाईचारे से रहें, लड़ाई बिड़ाई से दूर रहें, कोई न्यूक्लियर वॉर नहीं, कोई वैसी वॉर नहीं, कोई जंग नहीं, ठीक है, गोला बारूद नहीं। और जो ये लॉ बनाते हैं उनके पास सबसे जो ये इनके ठेकेदार होते हैं सबसे बड़े, उनके पास सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं, उनके पास सबसे ज़्यादा वेपन्स होते हैं, वो दूसरी कंट्रीज़ में जा जाके मार पीट कराते हैं, लोगों को मारते हैं, मिलियंस ऑफ पीपल्स को बेदखल घर से बेदखल कर देते हैं, लेकिन वो ही एक कॉमिटी की भी बात करते हैं, फ्रेटर्निटी की भी बात वही करते हैं। तो ये भी एक हिपोक्रेसी है, लेकिन इंटरनेशनल लॉ है। इसके बाद आते हैं स्टेट पेपर्स। फिफ्थ पॉइंट आता है वो आता है स्टेट पेपर्स। स्टेट पेपर्स मतलब होता है स्टेट्स का आपस में जो, जिसे कहते हैं, जिसे हिंदी में कहते हैं पत्राचार, ठीक है। अब इसको इंग्लिश में कहते हैं जो लेटर एक्सचेंज होता है ना, एक दूसरे से जो अब तो खैर कॉल कर लेते हैं सीधा फ़ोन उठा के कि हाँ जी फलाना जो बिडेन जी या कोई भी है, जिनपिंग जी। पहले क्या है, पेपर्स, स्टेट पेपर्स होते थे, अब भी पेपर्स होते हैं, अगर कोई डील साइन होती है तो पूरा पेपर्स साइनिंग होती हैं वगैरह वगैरह होती है। तो स्टेट पेपर्स जो होते हैं, जो राज्य स्टेट्स आपस में जो बिहेवियर रखते हैं, ठीक है, वो भी इंटरनेशनल लॉ का, ये कब काम आते हैं, कब काम आते हैं, उन्हीं दो स्टेट्स में डिस्प्यूट राइज हो जाता है, वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाते हैं, तो उन पत्रोच्चार जो उनके बीच में जो लेटर एक्सचेंज हुए हैं, जो डॉक्यूमेंट एक्सचेंजेशन हुआ है, जो एग्रीमेंट एक्सचेंज हुए हैं, वही तो लॉ बन के आएगा फिर वहाँ पे, वही लॉ होगा। या आपके रिलेशन तो ऐसे थे, आप तो इन बातों पे थे और इन बातों के हिसाब से तो ये होना चाहिए, ठीक है, तो वो लॉ बनेगा। तो जो स्टेट पेपर्स हैं वो भी। फिर आते हैं रीज़न। ये सबसे कॉमन बात है, रीज़न। रीज़न को हिंदी में क्या कहा जाएगा, तर्क। रीजनेबिलिटी से ये वर्ड आता है, रीज़न, ठीक है। जुडिशियल रीजंस की बात हो रही है यहाँ पे, ऐसे जुडिशियल रीजंस जिनको बाकी के ज्यूरिस्ट भी वैलिड माने, ठीक है। रीजनिंग्स, ये वही जस्टिस इक्विटी गुड कंसाइन वाली बात है, जिसमें से एक ये निकल कर आता है रीज़न, उसी का पार्ट है, वो हर आगे अलग पॉइंट है, लेकिन रीज़न भी यही कहता है कि अगर एकदम से नई सिचुएशन आ जाए, तो नई सिचुएशन आएगी तो वहाँ पे हमको नया इन्वेंशन करना पड़ेगा और एक नया प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा। अब वो नया प्रिंसिपल रीजनेबल होना चाहिए, उसके पीछे कोई रीज़न होना चाहिए, और उस रीज़न को बाकी के जो ज्यूरिस्ट्स हैं, जो लॉ को जानने वाले हैं, वो सपोर्ट भी करें। ऐसा कोई रीज़न होगा जो नई सिचुएशन में राइज होगा, वो इंटरनेशनल लॉ का सोर्स बनेगा। समझ में आ गया, ये रीज़न होना चाहिए किसी भी पॉइंट, किसी भी बात के पीछे, किसी भी सेंस के पीछे रीजनेबिलिटी होनी चाहिए। इसके बाद अगला पॉइंट जो आता है वो है स्टेट्स इंस्ट्रक्शन टू ऑफिसर्स। जो एक स्टेट अपने ऑफिसर्स को इंस्ट्रक्शंस देता है, जो ऑफिसर्स को नहीं, मतलब वो अपने नेशन में कोई भी इंस्ट्रक्शंस जो लागू करता है, वो ये बताता है कि स्टेट्स की थिंकिंग क्या है और ये स्टेट्स किस चीज़ पे फॉलो करता है। अब जैसे स्टेट ने मान लीजिए डिसीजन दे दिया कि हम वॉर करेंगे और हमें उनकी इस जगह पे कब्जा करना है, मामला गया वो आईसीजे में, तो वो कहेंगे कि आपने तो कहा तो था कि आप वॉर करोगे, आपका वो लॉ बन जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो स्टेट्स इंस्ट्रक्शन टू इट्स ऑफिसर्स ये भी बनेगा
इंटरनेशनल लॉ का सोर्स। ठीक है, ये अदर सोर्सेज में है, ये इम्पोर्टेंट वालों में नहीं है, लेकिन ये कंडीशनली इम्पोर्टेंस बन जाते हैं। अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है जहाँ पे वो जो 4 मेन सोर्सेज हैं उनमें से कुछ निकल के नहीं आ रहा है, तब हम इन अदर सोर्सेज में ढूंढते हैं और चीज़ें, कोई जूरिस्डिक्स वर्क मिल जाए, कोई इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन का डिसीजन मिल जाए, इंटरनेशनल कमिटी मिल जाए, ठीक है, कोई रीज़न मिल जाए, ठीक है, कोई इंस्ट्रक्शन टू ऑफिसर्स मिल जाए। इसके बाद लास्ट जो है पॉइंट है, और जो सबसे कॉमन पॉइंट है जब तक ये मिलता है, इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइन। ठीक है, ये इक्विटी जस्टिस होना चाहिए हमेशा, ही बहुत ज़रूरी है। अनआर्बिट्रेरीनेस नहीं होनी चाहिए, है ना, आर्बिट्रेरीनेस नहीं होनी चाहिए, रीजनेबिलिटी होनी चाहिए, है ना, वो सब चीज़ें हैं। तो इसमें क्या कहता है कि अगर इक्विटी जस्टिस को 3 केसेस में अप्लाई करते हैं बेसिकली, अगर प्रैक्टिस ऑफ स्टेट इन इंटरनेशनल रिलेशंस, लॉ रिलेटेड टू इंटरनेशनल कस्टम्स और जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन। तो इन 3 चीज़ों में इक्विटी जस्टिस गुड कंसाइन को यूज़ करते हैं। ये बेसिक 3 एग्जाम्पल्स हैं, इनको समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस ये ज़रूरी है कि इक्विटी एंड जस्टिस भी जो है वो इंटरनेशनल लॉ का पार्ट है। ठीक है, तो ये अदर सोर्सेज में हमने 7 पॉइंट्स पढ़े हैं और 4 मेन पॉइंट्स हैं, तो टोटल 11 पॉइंट्स हैं, इनमें से 7 अदर सोर्सेज में हैं, 4 मेन पॉइंट्स हैं। ये इंटरनेशनल लॉ के सोर्सेज माने जाते हैं। अब इस सोर्सेज में कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट है, कौन सा सबसे ऊपर रहना चाहिए, कौन सा सबसे नीचे रहना चाहिए, हायरार्किकल ऑर्डर क्या है, तो इसका कोई हायरार्किकल ऑर्डर नहीं होता। एक केस हुआ है निकारागुआ वर्सेस यूएसए, निकारागुआ वर्सेस यूएसए। इस केस में आईसीजे ने स्पष्ट कहा था, क्लियरली इंडिकेट किया है कि सोर्सेज आर नॉट हायरार्किकल बट इंटर रिलेटेड एंड डिपेंडेंट ओवर ईच अदर। कोई बड़ा सुपीरियर नहीं है, ठीक है, कोई इम्पोर्टेंट सुपर इम्पोर्टेंट नहीं है, सब एक दूसरे से रिलेटेड हैं और एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। ठीक है, तो सोर्सेज आर नॉट हायरार्किकल, ये इस क्लियरली कहा निकारागुआ वर्सेस यूएसए केस में। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारा जो ये टॉपिक है जिसको हम पढ़ रहे हैं, सोर्सेज का जो टॉपिक है, इंटरनेशनल लॉ के जो सोर्सेज हैं वो सोर्सेज यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। ठीक है, आपको पॉइंट्स पूरे याद होने चाहिए, इन पॉइंट्स के अंदर क्या क्या आता है वो याद होना चाहिए, एक समझदारी होनी चाहिए कि उस पॉइंट का मीनिंग क्या है, क्या कहना चाहता है। तो मैंने कहा है उसको सुनेंगे आप 1 बार 2 बार, तो आपको समझ आएगा कि सोर्सेज के मतलब क्या है यहाँ पे। अगला जो हमारा टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।